गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट का पार्ट 1 होगा। सारे एक एक करके सारे कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट में। आप सबको पता होगा मोल कंसेप्ट बेसिकली आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले आज की वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे। मोल कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए एटम्स के बारे में। ठीक है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने मोल कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होगा, तो आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मोल कंसेप्ट में कि बेसिकली एटम होता क्या है, बेसिक्स ऑफ एटम। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ एटम। बेसिक्स ऑफ एटम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि एटम होता क्या है। आई थिंक आप सबको पता है कि एटम होता क्या है। ठीक है, एटम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which participates in chemical reaction, in chemical reactions। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है एटम? एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमारे मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है बेसिकली, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको कहते हैं हम एटम। ओके, और एटम में बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, तो इसमें सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रॉन। हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बाद में प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद में हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है किसी भी एटम का। ठीक है, इस न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं, ये उसको हम कहते हैं, पहले देख लेते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं, और इसको मैंने बताया अभी क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं न्यूक्लियॉन। इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, और जो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों जो ऑर्बिट होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक्स बातें हो गई। अब हम जो बात करते हैं फंडामेंटल जितने भी पार्टिकल्स हैं उस पर चार्ज कितना होता है, उसका लोकेशन क्या होता है। ऑलरेडी लोकेशन का मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, मास और चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मास लिखता हूँ मैं, मास को मैं लिखता हूँ ग्राम में। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉलम में लिखता हूँ मैं चार्ज। चार्ज आपका बेसिकली कूलम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोकेशन की बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बेसिक बात कर रहे हैं एक एटम के बारे में, जिसको आपको मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ऊपर आप माइनस में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका बेसिकली मास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ ग्राम मैंने यूनिट की डिस्कस कर दिया है।
और इसके चार्ज की बात करें तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी क्वांटिटी जो होती है नेगेटिव चार्ज की 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो आउटसाइड होता है न्यूक्लियस के, तो आउटसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ प्रोटॉन। प्रोटॉन की मास की बात करते ये होता है 1.67 अप्रॉक्स × 10⁻⁻24 ग्राम, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी क्वांटिटी भी सेम होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये हमारा इनसाइड होता है न्यूक्लियस के, इनसाइड न्यूक्लियस होता है। लास्ट हमारा है न्यूट्रॉन, इसकी होती है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। इस पे चार्ज जो होता है बड़ा जीरो चार्ज होता है, बेसिकली ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है ये, और ये इनसाइड होता है हमारा न्यूक्लियस के, इनसाइड मतलब अंदर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हमें जाननी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली कि हम अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, कि हम एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास में कोई एटम x है, ठीक है, कोई एटम x है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका एटॉमिक, यहाँ पे z लिखते हैं, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और यहाँ पे a लिखते हैं, दिस इज़ बेसिकली हमारे पास में उसका क्या होता है, मास नंबर होता है, उस एटम का मास नंबर होता है। ठीक है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और इसमें कुछ डिस्कस करते हैं बेसिक सी चीज़ें जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, x बेसिकली क्या है, यहाँ पे x क्या है, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है। ठीक है, x यहाँ पे एक एलिमेंट है, और z हमारे पास में क्या है, एटॉमिक नंबर है, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ओके, और हम बात करें एटॉमिक नंबर क्या है, ये बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है ये क्या शो करता है किसी भी एटम के अंदर, ये बेसिकली शो करता है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। बेसिकली इक्वल होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन से उसके नंबर के इक्वल होता है बेसिकली। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें आप। ठीक है, और ए को मैंने बताया, ए को कहते हैं मास नंबर, दिस इज़ व्हाट, मास नंबर। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या होता है, ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो हमारा मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं एक डिनोट करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये मास नंबर है, बेसिकली ये इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें, न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, और z जो होता है, z इज़ बेसिकली इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और अगर यहाँ से आप इस चीज़, ये अगर आपको याद है तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से एक और लिख सकता हूँ, देखो z इज इक्वल टू p है, तो p की वैल्यू यहाँ z लिख सकता हूँ, मतलब a इज इक्वल टू z प्लस n। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, और नोट करके एक चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखें आप, क्या है, इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल हमारे पास में एटम है, इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। किसी भी न्यूट्रल हमारे पास न्यूट्रल एटम में जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन होगा न्यूट्रल में। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास में सोडियम है। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 11th, एटॉमिक नंबर को इधर लिखेंगे, और इसका मास नंबर होता है 23, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी होंगी। ठीक है, तो इसका Z की वैल्यू 11 है। ठीक है, Z की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 11 है।
ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास में 23 है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 11, मतलब 11 प्रोटॉन हो गए, और इसी की इक्वल इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, समझ रहे बात को। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन कितने होंगे। न्यूट्रॉन के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, जितना भी आपका एटॉमिक मास नंबर आपका है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 सब्सट्रैक्ट कर दोगे 12 आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ को कैसे आपने करा, इस चीज़ का बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया कि मास नंबर जो है वो इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के। अब मुझे निकालना है क्या, न्यूट्रॉन, तो यहाँ से मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास में न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जिससे कि और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास में एक है 1H1, ठीक है, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है 2H1, इसमें भी मुझे कैलकुलेट करना है, और 3H1 इसमें मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करना है सारी चीज़ें कि कितना इसमें प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब चूंकि ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेसिकली 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1, ये बेसिकली हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। क्या है, आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है मैं आगे और डिस्कस करूंगा क्योंकि उसका भी यूज़ होने वाला है। तो बेसिकली इसको कहते हैं प्रोटियम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटियम, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हो जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी इसमें 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और इसको हम कहते हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोटॉन 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, न्यूट्रॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्राइटियम कहते हैं। दिस इज़ व्हाट, ट्राइटियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखें आप, ठीक है, आगे सारी चीज़ें यूज़ होंगी। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जिससे कि और भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपके पास में है दिस ऑक्सीजन का है, इसमें आपको बताना है, ठीक है, 12C6 है, इसमें बताना है, 14C6 है, इसमें बताना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर, हमारे एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है तो 8 हो जाएगा। अब चूंकि ये न्यूट्रल है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन की इक्वल हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 16 - 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो 6 हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन के इक्वल जो 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की बात करें तो 12 - 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये भी 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रॉन की बात करें तो 14 - 6 दैट इज इक्वल टू भी 8। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन ये क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। सो गाइस, अब देखते हैं हम कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, और आइसोटोन क्या होते हैं, और आइसोडायफर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप बेसिकली एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल तो मैंने एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का दिया था, उसको बेसिकली कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और एग्जांपल उसके अलावा बात करते हैं इसमें हम, जैसे हम कार्बन की बात करें, अगर मैं कार्बन लेता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है सेम एटॉमिक नंबर, कार्बन 6 है तो सेम एटॉमिक नंबर मतलब कार्बन ही होगा, ठीक है। तो कार्बन 6 हो गया। यहाँ पे 12 होता है, 13 होता है, ये 14 होता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इसको कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम। नेक्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन का ले सकता हूँ। ऑक्सीजन 8, यहाँ भी 8 होगा, 8। ठीक है, 16, 17, 18, इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आपको आइसोटोप क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक आइसोटोप में क्या होगा, बेसिकली एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आइसोबार्स क्या होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या मास नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली इसका एग्जांपल है आर्गन 18 होता है, इसका मास नंबर 40 होता है। पोटासियम 19, 40, कैल्शियम है 20 है और 40 है। तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा हमारा, इसको हम कहेंगे आइसोबार। ठीक है, ये आइसोबार्स हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल हो सकता है कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ले सकते हैं। तो इसमें ये हमारे पास में क्या है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोबार्स हो गए एक दूसरे के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों चीज़ें। अब बात करते हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं। बेसिकली आइसोटोन्स एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर कोई एटम है 2 या 2 से ज़्यादा है, अगर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोटोन होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन का ले सकता हूँ मैं। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन का भी ले सकता हूँ। इसमें आप निकालोगे तो इसमें बेसिकली न्यूट्रॉन कितना आएगा, 8 आएगा ऑक्सीजन में। यहाँ भी न्यूट्रॉन कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ भी न्यूट्रॉन आपका 8 आएगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ सेम है, तो क्या हो गया, ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बात कर रहे हैं हम कि लास्ट क्या है, लास्ट आइसोडायाफर्स है। इसको क्या कहते हैं, एटम्स हैविंग इक्वल डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, ऐसे एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल ले रखा है। सबसे पहले यहाँ पे निकाले हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो 8 हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे समझ पा रहे हैं बात को, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन आपका बेसिकली 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस निकालता हूँ मैं, तो बेसिकली 0 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे करूँ, यहाँ पे 7 हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस में निकालूँ तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बात करें तो यहाँ प्रोटॉन 6 हो जाएगा कार्बन के केस में, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मैं डिफरेंस निकालूंगा 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में आइसोडायाफर्स में आपके n-p जो डिफरेंस है वो 0 ही होगा, सेम होगा, कुछ भी हो सकता है, सेम होगा। तो ऐसे को कहते हैं आइसोडायाफर्स। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो गाइस अब बात करते हैं हम कैलकुलेशंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस। ठीक है, एटम्स का तो आपको ओवरऑल पता चल गया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, अगर मेरे पास में कार्बन है, अगर मुझे इसमें बोल दिया कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताइए, तो बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक 6 होता है। ठीक है, और इसका मास नंबर होता है 12। ठीक है, तो इसमें मुझे कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली आप निकाल सकते हैं इजीली। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा Z के इक्वल, Z यहाँ पे 6 हो गया। चूँकि न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके इक्वल हो जाएगा 6। समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन बेसिकली 12 - 6 दैट इज़ 6। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे मैं H2O ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा।
ये बतानी है। तो इसको समझो आप, सिंपल सा तरीका है, मॉलिक्यूल्स भी होगा, जैसे मैंने एटम के साथ ट्रीट किया वैसे मॉलिक्यूल के साथ भी ट्रीट करेंगे। इसमें करेंगे क्या, हम एक एक जितने भी एटम्स हैं उनका अलग अलग सिंगल सिंगल निकाल के उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल मॉलिक्यूल का निकल आएगा। ठीक है, हम बात करें इसमें कि इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी इसका बेसिकली 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में एक प्रोटॉन, 2 मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1, ठीक है, प्लस। अब तो हाइड्रोजन की बात होगी, ऑक्सीजन पे आए। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, इसमें होता है एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या एक ही है, इसका तो एटम एक ही है, तो इसमें 8 हो जाएगा प्रोटॉन, तो इसको 8 हो जाएगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ 10, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 हैं, तो 2 में हो जाएगा, ठीक है। 2 × मैं इसको 1 लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस। ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल टू 8 है, दैट इज़ ये भी हमारे 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास में कितने आ गए, 10 आ गए, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन केस में 8 हो जाएगा, तो डैट मीन्स 0 हो जाएगा। अब एक मॉलिक्यूल, एक इसके आइटम में, हाइड्रोजन एक आइटम में 0 हो गया, 2 है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 ही होगा इसका भी, तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 8 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। आई होप आपको मॉलिक्यूल का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और हम मॉलिक्यूल लेते हैं, उस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं NH3 लेता हूँ, ठीक है, NH3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालनी है। तो सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर 14 होता है। तो इसके एक मॉलिक्यूल, एक एटम में कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, तो 7 एक ही है तो 7 हो जाएगा, प्लस। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें भी 1 ही होता है, तो 3 है तो 3 × 1 दैट इज़ गोइंग टू बी 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे इसमें, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का भी सेम चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होगा, तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल कर सकते हैं, 7 है तो 7 प्लस 1 है तो 3 × 1 दैट इज़ ये भी 10 हो जाएगा, ठीक। सो हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि, ठीक है, तो A - Z करते हैं बेसिकली। तो नाइट्रोजन के केस में करेंगे तो 7 देगा ये, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन की केस करेंगे तो 0 देगा, तो बेसिकली 0 हो जाएगा, तो 7 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बेसिकली क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा NH3 के केस में, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल की बात हो गई और एटम की बात हो गई। हम ऐसे लेते हैं जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो, ठीक है। आयंस की बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास में है CO3 है, इस पे 2 नेगेटिव है, तो इस पे मुझे निकालना है, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बताना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बताना है, ये 3 चीज़ें मुझे बतानी है। तो कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के एटम की बात करें तो इसमें कितना 6 होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो 6 लिख देंगे, प्लस 3 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 है, 3 एटम है तो 3 से कर देते हैं पहले। और एक एटम में कितने होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, 8 होते हैं, तो 8 से यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे चार्ज है, तो मैंने चार्ज का हमेशा ध्यान रखना आप कि जब किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज है या फिर एटम पे चार्ज है, तो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल फ़र्क पड़ेगा किस पे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे। समझ में क्या बात, मेरी बात को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 30 होता, कब, जब कोई चार्ज नहीं होता, बट 2 माइनस है। माइनस का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें आ गए, तो +2 करूँगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है। कार्बन के केस में कितना हो जाएगा, 6, कार्बन के केस में कितना, 6 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन के केस में 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा 30। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास में है N3 नेगेटिव, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है और न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है। अब देखो चूँकि ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसी के 3 एटम हैं, 3 एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 3 × 7, एक में 7 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 होता कब, जब कोई नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, बट यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक में तो कितना होता है, एक में 7 होता है, बट यहाँ पे 3 है तो 7 कर देंगे यहाँ पे इंटू, दिस इज़ व्हाट 21। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट का, ठीक। उसके बाद हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को करेंगे, उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें।